हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोड मैप फॉर हिस्ट्री। मेरा मतलब है कि आपको हिस्ट्री में किन किन चीज़ों पे फोकस करना है और किन चीज़ों पे कम फोकस करना है। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए ना व्हाट टू स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हाट नॉट टू स्टडी, क्योंकि बुक्स बहुत है आपके पास अवेलेबल। और अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो आप मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने लगोगे, फिर उतना करना नहीं है आपको। आपको रेंज बढ़ानी है, डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, रेंज बढ़ाओ अपनी। ठीक है, रेंज पे काम करो। रेंज बढ़ाने का मतलब ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट जानो कम से कम। तो हिस्ट्री में भी वैसा है। ठीक है, और अब हम देखेंगे एक एक करके कि हिस्ट्री में कौन कौन से पोर्शन है और कहाँ आपको फोकस करना है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री जो है ना एक्चुअली वो तीन पीरियड में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। तीन पीरियड है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बता दूं। एंशियंट में सबसे पहले आपको पढ़ना है डिफरेंट पीरियड्स के बारे में कि पेलियोलिथिक पीरियड कौन सा है, नियोलिथिक कौन सा है, कैलकोलिथिक कौन सा है, स्टोन एज के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है ना, कब से कब तक था और क्या फीचर्स थे। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कर सको। सेकंड पोर्शन है आईबीसी, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये फ्लरिश कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एंशिएंट में जो फोकस पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं। आईबीसी एक फोकस पॉइंट होना चाहिए। फिर आपको वैदिक पीरियड पढ़ना है। वैदिक पीरियड दो जो है ना, एक अर्ली वैदिक पीरियड है जिसमें ऋग्वेद लिखा गया था और बाकी तीन वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो लेटर वैदिक पीरियड के हैं। तो आपको वैदिक पीरियड को पढ़ना है डिस्टिंक्शन के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये आपका फोकस पॉइंट होगा। एक तो ये मैंने बताया और एक ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, और बाकी जितने बता रहा हूँ ना, देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में किसी में नहीं जाना है, लेकिन इन सबको इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, इनको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। महाजनपद के बारे में पढ़ना है। महाजनपद में 16 महाजनपद थे। ठीक है, और राइज ऑफ मगध के बारे में, मगध एम्पायर जो है ना, जब जो राइज करा, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है कि कौन कौन से डायनेस्टी हैं, वही कि महाजनपद कौन कौन से थे। ठीक है, कौन सा रीजन था, फिर मगध का राइज क्यों हुआ, पहली चीज, और मगध में जो राइज हुआ तो कौन कौन से एम्पायर आए। ठीक है, वो पढ़ना है हमको अच्छे से। हर्यंक थे, शिशुनाग थे, ये सब के बारे में उन पढ़ना है हमें। फिर आएगा संगम एज, ये भी बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ज्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ ये संगम एज। ठीक है, कुछ तुल्कापियम ये सब के बारे में लिटरेचर पे फोकस करना है। इसके साथ में चोल, चेर, पांड्या, तीन के बारे में पढ़ना है। कौन सा उनका एरिया था डोमिनेंस का जहां पे वो रूल करते थे और कैपिटल क्या थी। ठीक है, ये सब चीजें इसमें फोकस करनी है। मतलब आराम से, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर आपको गुप्तास के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुई थी आर्किटेक्चर में, कॉइन्स में, तो इनका बहुत ज्यादा योगदान था। तो इसको अच्छे से थोड़ा समझना है गुप्त पीरियड के बारे में। और फिर हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन जो है, राइज ऑफ हर्षवर्धन के बारे में। साथ में जो ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में, फाहियन, जुएनजांग आए थे, फिर आपको बहुत सारे ऐसे जो ट्रैवलर, जो चाइनीज ट्रैवलर्स आए थे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको, किसके पीरियड में आए। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट लोग थे ना, जैसे चाणक्य जो थे, या कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त के बारे में कोई बुक है, कामसूत्रा है, वो किसका है, वात्सायन का है। उसी तरह कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र है। इन सब चीजों में फोकस करना है बुक्स पे, और जो मैंने पॉइंट्स बताए ब्रीफली पढ़ना है, बहुत ज्यादा। मतलब कुल मिला के इनको अगर आप बनाओगे तो जैसे 7-8 टॉपिक है ना, मतलब ये 10 पेज का नोट्स बनेगा, इससे ज्यादा नोट्स नहीं बनना चाहिए। 10 पेज के अंदर ये खत्म करना है आपको, क्योंकि फोकस आपका मॉडर्न पे होना चाहिए, लेकिन इनको जानना होगा आपको। फिर आते हैं मेडिवल में, इसमें और कम फोकस करना। ठीक है, इसमें और कम फोकस करना। तो जो चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, पाल और राष्ट्रकूटों को पढ़ना है, क्या वही कैपिटल के बारे में और कौन कौन से रूलर थे, बस थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पाल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, गोपाल वगैरह के बारे में क्या क्या उन्होंने स्टैब्लिश किया। 2-3 चीजें बहुत मतलब माइन्यूटली एकदम स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है। फिर फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा, थोड़ा बस बता रहा हूँ ना, 4-5 लाइन करके अगर कुछ फैक्ट्स रख लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। फिर है टर्किश इन्वेजन एंड पृथ्वीराज चौहान। टर्किश इन्वेजन, वो जो मोहम्मद घोरी, महमूद ऑफ गजनी का जो इन्वेजन था, और हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी जो युद्ध हुई थी, तराइन का बैटल, ये सब जो है पढ़ना होगा। ठीक है, फिर सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड मतलब कि
उसमें रजिया सुल्तान के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इस पीरियड में कौन कौन से रूलर थे, कब कब थे, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट्स हैं तो उनसे रिलेटेड है। ठीक है, बहुत मतलब मैं बता रहा हूँ ना, हम जितना पढ़ने वाले हम बस इतना ही पढ़ेंगे कि ये जो है ना इस पे स्पेसिफिक पढ़ाई करेंगे कि जिससे क्वेश्चन बने। फिर खलजीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो आपने देखा ही होगा इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पद्मावत मूवी देखी होगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत खिलजीज के बारे में पढ़ना है। फिर तुगलक के बारे में, पगला राजा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, कुछ 2-4 राजा हैं, उसको क्रोनोलॉजी याद कर लेना बस। और उसने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, हालांकि पगला राजा उसे कहते हैं बट उसकी भी कुछ थॉट प्रोसेस थी अपनी। दिल्ली से दौलताबाद उसने कैपिटल ट्रांसफर किया था, कुछ उसकी थॉट प्रोसेस थी। ठीक है, इस पर बहुत अच्छा एक ना ये लिखा हुआ है, प्ले लिखा हुआ है, ड्रामा, गिरीश कर्नाड का। गिरीश कर्नाड कौन है? बहुत ही मतलब रिनोन्ड एक्टर भी हैं। एक था टाइगर मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो उसके चीफ रहता है ना वही है गिरीश कर्नाड। हालांकि वो तो अब मतलब कि बेचारे दिवंगत हो गए, ही इज नॉट विद अस एनी मोर। उन्होंने लिखा था इसके ऊपर, एक प्ले लिखा है। उसके बाद लोधीज के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ ना, बस स्पेसिफिकली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। विजयनगर एम्पायर, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो कृष्णदेवराय, ये मतलब कि बहुत ही ना, बहुत ज्यादा एक तो एक्साइटिंग है, साथ में आप मतलब इमेजिनेशन जो है ना, आप इमेजिन नहीं कर पाओ कि इतनी खूबसूरत कोई जो कोई रूल किसी का था कि उसने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई। हम्पी वाला एरिया जो है, राजा कृष्णदेवराय, तेनालीरामन की कहानी आपने सुनी होगी, वो यहीं पे थे विजयनगर एम्पायर में, हरिहर बुक्का का बनाया हुआ था। मुगल एम्पायर के बारे में फिर पढ़ना है। ठीक है, मुगल एम्पायर में जो क्रोनोलॉजी है अपना, हुमायूं, बाबर, ये सब पूरा बाबर से लेके ये सब हमें पढ़ना है कि क्रोनोलॉजी क्या है। कुछ कुछ चीज़ें जो कि आर्किटेक्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा पढ़ना होगा। कुछ किताब के बारे में, आईनी अकबरी के बारे में, फिर आपको जाके जो दीन इलाही चलाया था वो किसने चलाया, कुछ फैक्ट जो है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट्स पे फोकस करेंगे। मेन फोकस कहाँ करना है वो है मॉडर्न में। ठीक है, मॉडर्न के लिए मैंने कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि मॉडर्न ना एक तरह से आप अगर समझो तो मॉडर्न को एक इससे समझ सकते हो आप, एक मतलब एक टाइम पीरियड के हिसाब से आप उसको एक समझ सकते हो। देखिए ये टाइम पीरियड है, यहां पे एंट्री ऑफ यूरोपियंस है, यूरोपियंस जो एंटर करते हैं, एंट्री ऑफ यूरोपियंस, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये 1498 एंट्री पॉइंट है जो वास्को ड गामा इंडिया आए थे, और ये है 1947 हमारा फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम। इसके बीच में कुछ चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी है। मॉडर्न में भी ऐसा नहीं है कि अब आप पूरा पीएचडी करने लगो। एंट्री ऑफ यूरोपियंस के बारे में मतलब जो 4-5 आए थे, जैसे डच आए थे, डेनिस आए थे, सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, फ्रेंच आए और इंग्लिश आए, ये तो हो गया। फिर इंग्लिश ही क्यों सर्वाइव कर पाए, ठीक है, वो पढ़ना है हमें कि इंग्लिश ने कैसे सबको पहले हराया। फिर इंडिया में जो लोग थे, जैसे बंगाल में जो नवाब था, ठीक है, उसके बाद मैसूर में जो है टीपू सुल्तान, हैदर अली, फिर जो है मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी, प्लस आप जब मुगल पढ़ेंगे वहाँ पे तो हम शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी वहीं पढ़ेंगे। और फिर आपको मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में, पेशवा के बारे में, फिर महाराजा रंजीत सिंह और सिख डायनेस्टी जो थी उसके बारे में, इसको कैसे उसने हराया। बस इतना ही कि कौन कौन से वॉर हुए थे, ठीक है, और कैसे कैसे वॉर, कोई ट्रीटी हुई हो इंपॉर्टेंट तो उसको पढ़ेंगे बस, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे सीधे 1857 के रिवोल्ट में। 1857 का रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें हुई कि कौन कहाँ से लड़ा, क्या कॉजेस थे। फिर उसके बाद सबसे मेन एक क्वेश्चन बनता है ना कि नेचर ऑफ रिवोल्ट के ऊपर, किसी ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, ठीक है, किसी ने इसको सिपाही म्यूटिनी कहा है, तो उसके ऊपर किसने क्या कहा है, ये हमारा 1857। फिर 1885 जो है एक वाटर शेड मूवमेंट जब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना फॉर्म हो गई थी। कुछ आईएनसी के हम इंपॉर्टेंट जो भी मीटिंग्स थे, जो सेशंस थे, उनको पढ़ेंगे। कुछ रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन के बारे में, जैसे वुड्स डिस्पैच और मकॉलेज जो मीटिंग है, मकॉलेज मिनट जो है वो पढ़ेंगे। और साथ में एक दो चीजें, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो किसने लाया, क्या था, छोटी छोटी चीजें जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। क्योंकि लॉर्ड लिटन ने जो है आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, वो गैगिंग एक्ट था। उसमें क्या किया था उसने कि जितने भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो प्रेस थे ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे थे, ठीक है, तो उसको गैगिंग एक्ट बोला जाता है। फिर रिपील इसको रिपन ने किया। तो इस तरह से कुछ जो है चीजें हम पढ़ेंगे, मेनली वही यही 2-3 चीज जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, वुड्स डिस्पैच के बारे में और मकॉलेज मिनट के बारे में, ठीक है, ये हमें पढ़ना है।
एजुकेशन और इसके बारे में। फिर एक चीज़ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा, कि महलवारी सिस्टम क्या था, परमानेंट सेटलमेंट क्या था, इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह पढ़ देंगे हम यूरोपियंस में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, सब्सिडियरी अलायंस क्या था, ये दो चीज़। तो ये जब फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी के बाद हम चलेंगे तो हम जाएंगे 1905 में, जो बंगाल स्प्लिट हुआ था, बंगाल का विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो सूरत स्प्लिट, ये आपको उसके बाद हम 1909 के जो रिफॉर्म्स है उसको पढ़ेंगे। फिर हम गांधी जी का अराइवल पढ़ेंगे, होम रूल मूवमेंट पढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तब हम 1990 के में जो अमृतसर का जलियांवाला बाग कांड, बहुत ही खराब कांड था, वो पढ़ेंगे, जो नहीं होना चाहिए था। राउलेट एक्ट के बारे में 1919 में जो रिफॉर्म्स आए थे वो पढ़ेंगे। फिर जो है नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि किस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। फिर रेवोल्यूशनरी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लाहौर सेशन के बारे में, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, पूना पैक्ट के बारे में, फिर हरपुर सेशन जो कांग्रेस का हुआ उसके बारे में। और ये हम जब पहुंचेंगे तो ये 1939 तक पहुंच जाएंगे। कांग्रेस भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और बहुत सारे पोस्ट पे वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत के भी आए थे। तो उन्होंने रूल कैसा चलाया उसके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। यहाँ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ना है इस फेज में। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है 1940 से 47। ये जो फेज है ना, बहुत फास्ट मूविंग फेज है, बहुत सारी चीजें हुई थी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था, अगस्त ऑफर आया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह आया था, ठीक है। उसके बाद आपको जाके ये साइमन कमीशन का थोड़ा सा ये था उसमें, और उसके बाद फिर आपको कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है। उसके बाद आपको ये देसाई लियाकत पैक्ट आया, सी राजगोपालाचारी फार्मूला आया, नेशनल जो इंडियन नेशनल म्यूटनी जो नेवल म्यूटनी जो हुई थी उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बीच में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना, आप देखो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, माउंटबेटन प्लान है, लेकिन आपको स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब जैसे 1940 के बाद जो चीज़ें हैं वो आप ना पढ़ पाओगे बहुत ज़्यादा और ना समझ पाओगे, मतलब समझ तो लोगे, पढ़ भी लोगे, लेकिन क्या है कि वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। क्योंकि अब पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मतलब जैसे कि अगस्त ऑफर में क्या क्या उन्होंने प्रपोज किया, फिर जाके देसाई लियाकत पैक्ट में क्या क्या था, राजगोपालाचारी फार्मूला, ये आपके काम का नहीं है। आपको क्रोनोलॉजी ध्यान में रखनी है, उसके लिए मैं एक ट्रिक भी दे दूंगा आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गांधी जी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो जब आए तो उन्होंने केक खाया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है। तो ये है आपका मॉडर्न का, ठीक है। तो मॉडर्न में जो स्ट्रेस पॉइंट्स हैं वो है 1990, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट 1990 जो कि हमारा राउलेट एक्ट और ये था, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे जो है ना हमारे फोकस पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से इनको पढ़ना है। इसको भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, फैक्ट बेस्ड पढ़ना है, थोड़ा कहानी को समझते हुए इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे और चीज़ें समझ में भी आए, ठीक है। तो यही तरीका है, और स्पेसिफिक पढ़ाई करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जो बच्चे हिस्ट्री से देना चाहते हैं उनके लिए तो और अच्छा ही है कि और थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए है स्पेसिफिक पढ़ाई करना है कि आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को 9015781999 पे। आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के जो ऐप है 2.0 ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको CUET के कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। साथ में मॉड्यूलेशन CUET 2024 करके टेलीग्राम पे चैनल है, उसको ज़रूर आप ज्वाइन करें क्योंकि उसमें अपडेट्स आपको बराबर मिलेंगे, ठीक है। आपके इस जर्नी में हम हमेशा आपके लिए हर स्टेप पे खड़े हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जो भी फीडबैक है ना, जो आपको समझ आ रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।